हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम क्या करने वाले, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले, प्लस हम इस क्वेश्चन के बाद एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व, एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करने वाले, राइट। तो पहले हम चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 4। तो सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 4 में उन्होंने क्या कहा है, उसके हिसाब से हम फॉर्मेट रेडी करेंगे और फिर सम को सॉल्व करेंगे। तो क्या कहा उन्होंने, फॉलोइंग इज द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब सातारा, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। एंड उसके नीचे उन्होंने कहा है रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो आपका करंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को, यानी कि 2018-19 इज आर करंट ईयर, है कि नहीं। इस 18-19 के लिए हमें क्या बनाना है, हमें सिर्फ उन्होंने बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। तो हम क्या करेंगे, एज अ फॉर्मेट केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, क्योंकि उन्होंने बैलेंस शीट नहीं पूछा है, उन्होंने बोला है कि सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। तो मैं एज अ फॉर्मेट केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा। इज इट क्लियर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा, तो सिंपल वही फॉर्मेट कि ऊपर में लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब कॉमा सातारा, नेक्स्ट लाइन पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नेक्स्ट लाइन पर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एंड फिर उसके नीचे एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट, इनकम अमाउंट अमाउंट। टाइटल देना मत भूलना, राइट। एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट, इनकम अमाउंट अमाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नथिंग बट, याद रखो, इट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट में हमें सारे खर्चे लिखने हैं, क्रेडिट में हमें सारे इनकम्स लिखने हैं। एक्सपेंडिचर एंड इनकम, डेबिट इज एक्सपेंडिचर साइड एंड क्रेडिट इज इनकम साइड, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब अगला काम क्या करेंगे, फॉर्मेट तो रेडी हो गया, अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे एंड एडजस्टमेंट्स के हिसाब से ट्रायल बैलेंस के आइटम पर टिक मार्क करेंगे। वही हमारा काम जो हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे, रीड एडजस्टमेंट पुट टिक मार्क। तो वही काम हम फिर से एनपीसी में भी कर रहे हैं कि पहले फॉर्मेट रेडी कर लिया, राइट, उन्होंने जो पूछा था उस हिसाब से फॉर्मेट रेडी किया, राइट। अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, टिक मार्क करते हैं, फिर हम सम को सॉल्व करते हैं या आगे बढ़ाते हैं। इज इट क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। पहली एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 4500। इस साल का 4500 सब्सक्रिप्शन इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग यानी कि इस साल के 4500 रुपए सब्सक्रिप्शन के आने बाकी है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड में सबको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है क्या, सब्सक्रिप्शन के नीचे उन्होंने 3 ईयर की एंट्रीज दी है, 17-18, 18-19 एंड 19-20। मतलब सब्सक्रिप्शन में 3 साल का सब्सक्रिप्शन है, एक पिछले साल का है, करंट ईयर का, और अगले साल का। तो मैंने अभी आपको कहा था करंट ईयर इज 18-19, क्योंकि ऊपर कहा है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि 18-19 इज आवर करंट ईयर। एडजस्टमेंट में कहा है कि करंट ईयर यानी कि 18-19 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो मैं क्या करूंगा, 18-19 पे टिक मार्क करूंगा, इस साल के सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट, तो मैं इस साल के सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क कर रहा हूं। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पर। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या कहा उन्होंने, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹1000। तो रेंट है क्या, ऊपर चेक करो, वो ट्रायल रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में सबको रेंट दिख रहा है क्या, राइट। ब्रैकेट में उन्होंने कुछ कहा है उसे अभी इग्नोर करो, रेंट में उन्होंने ब्रैकेट में जो कहा है उसे अभी इग्नोर करो, रेंट पर सिर्फ क्या करो, टिक मार्क करो। ब्रैकेट में जो कहा है दैट इज इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट, वो हम पोस्टिंग के वक्त देखते करना क्या है। तो अभी सिर्फ क्या करो, एडजस्टमेंट के लिए पुट टिक मार्क ऑन रेंट। एडजस्टमेंट नंबर 3, एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, राइट। तो सिंपल रिसिप्ट साइड में सबको एंट्रेंस फीस दिख रहा है, ब्रैकेट में आरईवी यानी कि रेवेन्यू लिख के रखो। देयर इज नो नीड ऑफ अ टिक मार्क, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है एडजस्टमेंट में कि एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू ट्रीट करो। लास्ट एग्जाम्पल भी एंट्रेंस फीस थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। 50% को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो वैसे यहां पर वो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि सारे के सारे एंट्रेंस फीस आर रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब सारे के सारे एंट्रेंस फीस योर इनकम, इसमें से कैपिटलाइज कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एंट्रेंस फीस के आगे ब्रैकेट में लिख के रख रहा हूँ रेवेन्यू, राइट। पोस्टिंग करते वक्त देखते इसका होगा क्या। एंड लास्ट एडजस्टमेंट उन्होंने कही है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल 2018 इज 6000 एंड 31 मार्च 2019 इज 14000। तो सबको ऊपर मटेरियल या स्पोर्ट्स मटेरियल ऐसा कुछ आइटम दिख रहा है क्या। तो अगर आप पेमेंट साइड में आओगे तो बैलेंस कैरिड डाउन के ऊपर अगर आप देखोगे तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस दिख रहा है सबको, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस, मतलब इस साल आपने कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदी किया। ये हम एनपीसी है, सातारा स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, कोई स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, लाइक क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा या कोई और स्पोर्ट्स होगा। तो स्पोर्ट्स जब आप प्ले करते हो ग्राउंड पर या खेलते हो तो आपको कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल की जरूरत होती है, लाइक इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट, उस क्रिकेट का स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है, हैंड ग्लव्स है, बैट है, स्टम्प्स है कि नहीं, बहुत सारे अदर इक्विपमेंट लाइक पैड है, ग्लव्स है, ये सारे स्पोर्ट्स मटेरियल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स मटेरियल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट।
स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब विच हम बार बार खरीदेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल की, लाइक जो बॉल से आप खेलते हो दैट इज स्पोर्ट्स मटेरियल। वो बॉल मैंने अगर आज खरीदी तो वो 10 साल चलेगी क्या बॉल? नहीं, दैट बॉल हैव टू चेंज आफ्टर मे बी आफ्टर एवरी मैच, मे बी आफ्टर एवरी वीक, है कि नहीं? तो उसकी एक लाइफ होती है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल इज कंज्यूम्ड अगेन एंड अगेन और इज परचेस्ड अगेन एंड अगेन। ऑन दी अदर हैंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइक जो आपका अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइक आपके ग्राउंड पर ग्राउंड रोलर होगा जो पिच या ग्राउंड को रोल करता है, तो वो आप हर महीने नया रोलर खरीदोगे क्या? नो। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इज एसेट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या है आपके लिए? एसेट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप कभी कभार खरीदोगे। तो द इक्विपमेंट विच आर यूज्ड टू मेंटेन द ग्राउंड, रोलर हुआ, या अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखी तो वो एब्जॉर्बर होते हैं, अगर बारिश होती है तो वो रेन एब्जॉर्बर आते हैं, है कि नहीं? सुपर एब्जॉर्बर्स कहते हैं उसे। तो दैट इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। दे डोंट परचेज इट एवरी मंथ, एवरी ईयर, इट इज परचेस्ड एज वंस, इट इज योर एसेट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज एसेट्स, बट ऑन द अदर हैंड स्पोर्ट्स मटेरियल इज योर एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो क्रिकेटिंग ग्लव्स है, पैड्स है या बैट है या बॉल है, दैट वी हैव टू बाय अगेन एंड अगेन। तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल कह रहे हैं, दे आर नॉट सेइंग इट एज अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, दे आर सेइंग इट एज अ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। तो हम बार बार खरीदेंगे, राइट? तो वही स्पोर्ट्स मटेरियल हमें पेमेंट में दिख रहा है, राइट? एडजस्टमेंट में कहा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास पिछले साल 6000 के थे और इस साल 14,000 के और बचे हैं, तो मैं स्पोर्ट्स मटेरियल के इस एडजस्टमेंट के लिए 2 टिक मार्क दूंगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट क्या करूंगा, स्पोर्ट्स मटेरियल पे 2 टिक मार्क करूंगा, नथिंग एल्स, राइट? एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त देखते कि इसका एग्जैक्टली करना क्या है। तो अभी स्पोर्ट्स मटेरियल पे सबने 2 टिक मार्क दे दिए, बस 2 टिक मार्क दे दो एंड रुक जाओ, राइट? तो ये हमने 4 एडजस्टमेंट्स पढ़ी, 4 एडजस्टमेंट थी। चारों एडजस्टमेंट्स के लिए हमने ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम्स पर टिक मार्क किया। अब एडजस्टमेंट्स के बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके रिसिप्ट साइड के आइटम पढ़ेंगे एंड उसे हम दिए हुए फॉर्मेट में पोस्ट करेंगे, या हमने जो बनाया हुआ फॉर्मेट है उसमें पोस्ट करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं पोस्टिंग की फ्रॉम द रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट्स में हमें पहला आइटम क्या दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट? तो जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में कहा था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द लास्ट ईयर आइटम्स, बैलेंस ब्रॉट डाउन हेंसफोर्थ, या मैंने ये आपको लास्ट एग्जांपल भी कहा था कि बैलेंस ब्रॉट डाउन किसी क्वेश्चन में आता है तो उसे इग्नोर करो, राइट? तो उसे क्रॉस करो या उसको लिखने की जरूरत नहीं। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा कैश इन एंड कैश आउट बैंक, बस इग्नोर इट, आगे बढ़ो। बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन। अगेन सब्सक्रिप्शन में 3 साल की एंट्री है, 17-18 यानी कि लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन, 18-19 यानी कि करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, एंड 19-20 यानी कि नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन। तो आई एम इंटरेस्टेड इन करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ओनली। अगर मैं बैलेंस शीट बनाता तो मुझे अगले साल के सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्ट होता, बट अगेन देयर इज नो बैलेंस शीट, सो आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन करंट ईयर आइटम्स, और आई एम नोवेयर इंटरेस्टेड इन लास्ट ईयर आइटम और द नेक्स्ट ईयर आइटम्स। तो लास्ट ईयर आइटम एंड नेक्स्ट ईयर आइटम्स को मैं यहाँ पर कंप्लीटली इग्नोर करूंगा एंड आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन करंट ईयर आइटम। हाँ, अगर मैं बैलेंस शीट बनाता, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में सॉल्व किया था, बैलेंस शीट बनाई थी, तो बैलेंस शीट में आई एम इंटरेस्टेड इन द नेक्स्ट ईयर आइटम ऑल्सो, बट यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बना रहे, इसलिए मैं अगले साल एंड पिछले साल दोनों आइटम्स को इग्नोर कर, आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द करंट ईयर आइटम। तो सब्सक्रिप्शन में से करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, दैट इज 44,500। अगेन सब्सक्रिप्शन इज व्हाट, आर इनकम, ये मैंने लास्ट एग्जांपल भी कहा था। तो मैं सब्सक्रिप्शन को उठाऊंगा और इनकम साइड में लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, देयर इज अ टिक मार्क, तो इन अ कॉलम में 44,500, लीव वन लाइन, पुट अ एरो। तो सब्सक्रिप्शन तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद, अब सब्सक्रिप्शन में मैंने पिछले साल और अगले साल का इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, आगे बढ़ो। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में उन्होंने कहा है रेवेन्यू, उन्होंने कहा है मतलब हमने एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद ब्रैकेट में लिखा था रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मतलब इट इज आर रेगुलर इनकम, यानी कि ये हमें बार बार मिलेगा, तो इट विल बी रिटन ऑन द इनकम साइड। तो एनी आइटम विच आर गोइंग टू बी रिसीव्ड अगेन एंड अगेन, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट इज नथिंग बट आर इनकम। तो मैं इनकम में लिखूंगा बाय एंट्रेंस फीस 8,000। यहाँ पर हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं ना, बैलेंस शीट नहीं पूछी है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट इज इनकम, तो एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में हमने लिखा है रेवेन्यू, तो वो मैं इनकम में लिख रहा हूं एज बाय एंट्रेंस फीस 8,000। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस के बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो डोनेशन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, मैंने कहा था कि 2 तरह के डोनेशन होते हैं, एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। इफ डोनेशन इज फॉर जनरल पर्पस इट इज ट्रीटेड एज व्हाट, इफ इट इज फॉर अ जनरल पर्पस इट इज ट्रीटेड एज अ इनकम, एंड इफ डोनेशन इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस इट इज ट्रीटेड एज एन कैपिटल रिसिप्ट, एंड उसे लायबिलिटी में लिखा जाएगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यहाँ पर आपको डोनेशन मिला है,
ब्रैकेट में उन्होंने कहा है या आगे उन्होंने कहा है कि द डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड, यानी कि डोनेशन आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिला है, यानी कि यहां पर डोनेशन का कोई स्पेसिफिक रीजन है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सो व्हेन डोनेशन इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, लाइक उन्होंने यहां पर बोला डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब ये बिल्डिंग के लिए है, मतलब इट इज स्पेसिफिक। या अगर आपको दिया जाएगा कि डोनेशन फॉर लाइब्रेटरी या डोनेशन फॉर से ग्राउंड फंड या डोनेशन फॉर एजुकेशन फंड, या कोई स्पेसिफिक नाम दे के वो बोलेंगे तो इट बिकेम अ स्पेसिफिक फंड एंड उसे हमें लिखना पड़ेगा ऑन द लायबिलिटी। बट वो सिर्फ कहेंगे टू डोनेशन, आगे कुछ नहीं कहा है, या वो कहेंगे टू डोनेशन ब्रैकेट में लिखा जनरल, तो इट इज योर जनरल पर्पस और वो हम लिखेंगे इनकम में। सो इफ डोनेशन इज देयर, अगर वो जनरल पर्पस के लिए तो वो जाएगा इनकम में, एंड अगर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वो जाएगा लायबिलिटी में। तो यहाँ पर डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड, यानी कि इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि ये लिखना चाहिए ऑन द लायबिलिटी, बट हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे, तो यहाँ पर मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। अगर ये जनरल पर्पस के लिए होता तो मैं उसे इनकम में लिखता, बट ये जनरल पर्पस के लिए नहीं है तो मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। डोनेशन के बाद अगला इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फिर से रिसिप्ट्स में, यानी कि इंटरेस्ट मिला, यानी कि माय इनकम, तो मैं इनकम में लिखूंगा बाय इंटरेस्ट 600। एंड लास्ट आइटम उन्होंने दिया है ऑन द रिसिप्ट साइड, सेल ऑफ फर्नीचर 4500, ब्रैकेट में वो कह रहे हैं बुक वैल्यू 8000। यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिस्कशन जरूरी है। तो उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 8000 और आगे अमाउंट में कहा है 4500। तो इसका वेरी सिंपल मतलब है 8000 का फर्नीचर आपने 4500 में बेच दिया। आपने क्या किया, 8000 का फर्नीचर 4500 में बेच दिया। फर्नीचर इज योर एसेट, तो मैंने एसेट बेची, पुराना हो गया तो फर्नीचर, तो मैंने फर्नीचर बेच दिया और जिसको मैंने फर्नीचर बेचा उसने मुझे 4500 रुपये दिए। अब जो मैंने फर्नीचर बेचा उसकी कीमत मेरे लिए थी 8000, लेकिन सामने वाले ने 8000 नहीं दी, वो बोला पुराना हो गया मैं 4500 ही दूंगा। मतलब मैंने 8000 का फर्नीचर उसे 4500 में दे दिया, तो इसका सिंपल मतलब है मुझे 3500 यानी कि 3500 का लॉस हो रहा है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि फर्नीचर कितने का था या मैंने कितने में बेचा, आई एम इंटरेस्टेड कि मुझे लॉस कितना हो रहा है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंस यानी कि लॉसेस, कि मेरा खर्चा कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। तो 8000 का फर्नीचर मैंने 4500 में बेचा, मतलब 3500 इज माई लॉस। तो मैं ना ही 8000 रिकॉर्ड करूंगा ना ही 4500 रिकॉर्ड करूंगा, मैं 3500 जो लॉस हो रहा है वो लॉस में एक्सपेंडिचर में लिखूंगा। गेटिंग इट? तो 8000 का फर्नीचर मैंने 4500 में बेचा, मतलब फर्नीचर गया 8000 का और मेरे पास 4500 रुपये आए, तो मेरा लॉस इज 3500। सो आई एम इंटरेस्टेड इन लॉस, एक्सपेंस, खर्चा, कि नुकसान कितना हो रहा है, तो 3500 का नुकसान हो रहा है। फायदा भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको दिया होता कि सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 8000 और आगे बोला है 10000, राइट, अमाउंट में बोला 10,000, मतलब 8000 का फर्नीचर आपने 10,000 में बेचा, मतलब 2000 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट होता तो मैं इनकम में लिखता, बट यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअल क्वेश्चन में क्या कहा है, सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 8000 सोल्ड फॉर 4500, मतलब 8000 फर्नीचर का गया और आपके पास 4500 रुपये आए। तो जिस किसी को भी आपने फर्नीचर बेचा उसने आपको 4500 रुपये दिए, लेकिन फर्नीचर की कीमत आपके लिए 8000 थी, वो 8000 का फर्नीचर आप 4500 में दे रहे हो, मतलब 3500 इज दी लॉस। लॉस इज नथिंग बट एक्सपेंस, तो मैं उसे एक्सपेंस में लिखूंगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3500। कितना लिखूंगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3500। इज इट क्लियर? 8000 का फर्नीचर मैंने 4500 में बेचा, मतलब 3500 इज माय लॉस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने रिसिप्ट साइड के सारे आइटम्स पोस्ट किए। अब हम चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड। तो पेमेंट के आइटम एक एक करके हम पोस्ट करते हैं। तो पेमेंट में पहला आइटम क्या दिया आपको, सैलरीज। तो सैलरीज कहाँ जाएगा, सैलरीज हमारा खर्चा है, तो मैं एक्सपेंडिचर में लिखूंगा टू सैलरी, सिंपल, एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली अमाउंट बाहर लिखो। सैलरीज के बाद है रेंट, तो रेंट इज अगेन खर्चा, तो मैं रेंट लिखूंगा एक्सपेंडिचर में टू रेंट, लेकिन उसके अमाउंट में इनर कॉलम में लिखूंगा 5000। ब्रैकेट में उन्होंने कहा है इंक्लूड 2000 फॉर 17-18, वो कह रहे हैं 5000 रेंट में से 2000 17-18 यानी कि ऑफ द लास्ट ईयर है, पिछले साल का है। सो एम आई इंटरेस्टेड इन लास्ट ईयर आइटम, आंसर इज नो। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस 5000 में से 2000 रुपए को हटा दूंगा। तो मैं यहां पर जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा टू रेंट, इनर कॉलम में 5000 माइनस 2017-18, राइट। मैंने क्या लिखा, टू रेंट
इनर कॉलम में 5000 माइनस 2017-18, क्योंकि ये 2017-18 ईयर का रेंट है, माइनस 2017-18 का 2000, तो 5 माइनस 2 कितने बचे 3। मैं नीचे लिखूंगा, बाहर नहीं, क्योंकि टिक मार्क है, मतलब देयर इज एडजस्टमेंट, उस एडजस्टमेंट के लिए आई हैव टू लीव सम स्पेस। तो अभी मैंने क्या किया, जो ब्रैकेट में दिया था वो सब्ट्रैक्ट किया, अभी तक मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं की, तो मैंने क्या लिखा 2 रेंट, इनर कॉलम में लिखा 5000 माइनस 17-18, क्योंकि 2017-18 साल के है, माइनस 2017-18 का 2000, नीचे बचा 3000, लीव वन लाइन, पुट एरो, क्योंकि एडजस्टमेंट रेंट पे और एक बाकी है, राइट। नेक्स्ट रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज व्हाट, एक्सपेंडिचर, तो फिर से खर्चे में मैं लिखूंगा 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450, राइट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो फिक्स्ड डिपॉजिट इज नथिंग बट एसेट्स, हमने बैंक में पैसा रखा, फिक्स्ड डिपॉजिट है ना, तो आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट, एसेट्स है, तो एसेट्स के लिए बैलेंस शीट चाहिए, तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं क्या, द आंसर इज नो। तो फिक्स्ड डिपॉजिट को अभी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट के बाद नेक्स्ट आइटम इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज माय एक्सपेंसेस, तो खर्चे में मैं लिखूंगा 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 750। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस अगेन नाम में ही एक्सपेंस खर्चा, तो एक्सपेंडिचर में आएगा 2 जनरल एक्सपेंस 5500, लेकिन उन्होंने ब्रैकेट में कहा है इंक्लूड 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो वो कह रहे हैं जनरल एक्सपेंसेस 5500 है बट इंक्लूड 500 फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल का जो खर्चा है वो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट, बिकॉज अभी मैंने कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब मैं लिखूंगा तो आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन करंट ईयर आइटम, इफ एनीथिंग इज ऑफ नेक्स्ट ईयर, एनीथिंग इज ऑफ प्रीवियस ईयर, उसे इग्नोर करो। बट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 500 में से 500 अगले साल का है, मतलब 500 अगले साल का, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट, इग्नोर करना है मतलब मुझे उसे सब्ट्रैक्ट करके हटाना पड़ेगा। तो जब मैं एक्सपेंडिचर में एंट्री करूंगा 2 जनरल एक्सपेंसेस 5500 इन अ कॉलम, मैं लिखूंगा एडवांस, व्हाई आई एम राइटिंग एडवांस, क्योंकि मैंने 500 अगले साल के पे किए, मतलब आई एम पेइंग एडवांस, है कि नहीं, प्रीपेड जिसे हम कहते हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने ब्रैकेट में कहा कि 500 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर नथिंग बट 500 इज प्रीपेड, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस प्रीपेड या माइनस एडवांस 500, तो बाहर बचेंगे मेरे 5000। इज इट क्लियर। अब ये इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट तो इसका डबल इफेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू गिव द सेकंड इफेक्ट। इज इट क्लियर। जनरल एक्सपेंसेस से मैंने क्या किया, 5500 के थे, उसमें से एडवांस मैंने माइनस किया, 5000 मेरे बाहर बचे। अब चलते हैं ऑन द नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम इज स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। आपने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त कहा था स्पोर्ट्स मटेरियल इज आर एक्सपेंडिचर, खर्चा है। स्पोर्ट्स मटेरियल हमें अगेन एंड अगेन हर साल या हर महीने कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, राइट। तो ये स्पोर्ट्स क्लब है, लेकिन ऊपर दिया है स्पोर्ट्स क्लब, सातारा स्पोर्ट्स क्लब, तो खर्चा है, वो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज जाएगा खर्चे में, बट इनर कॉलम में क्योंकि देयर आर 2 टिक मार्क, तो इनर कॉलम में लिख के मैं 3 लाइनें छोड़ के रखूंगा। तो इनर कॉलम में मैंने लिखा 2 स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 40,000, लीव 3 लाइन, पुट एरो। एंड अब लास्ट आइटम आपको दिया है बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक इज नथिंग बट एसेट, तो ये एसेट में जाना चाहिए, बट आर वी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, तो हमारे पास एसेट्स नहीं है, तो उसे मैं नहीं लिखूंगा, तो उसे भी छोड़ दो एंड आगे बढ़ो। तो यहाँ पर हमारा पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे, हर एक एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट देते जाएंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, राइट। तो एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसका डबल इफेक्ट अभी तो नहीं होगा क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है, तो एक एक ही इफेक्ट होगा। अगर बैलेंस शीट होती तो डबल इफेक्ट देते, तो यहाँ पर हमें एक ही इफेक्ट देना है, बिकॉज देयर इज नो बैलेंस शीट, तो सेकंड इफेक्ट नहीं होगा। तो एक एक इफेक्ट देंगे और फिर एक एक करके क्या है, एक ही अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर हमें सरप्लस या फिर नुकसान यानी कि डेफिसिट मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 4500, राइट। व्हाट डज दैट मीन, तो इस साल का 4500 सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। कौन से साल का आना बाकी है, इस साल का। तो एम आई इंटरेस्टेड इन करंट ईयर आइटम, आंसर इज यस। तो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हमने इनकम में लिखा हुआ है, कितना सब्सक्रिप्शन में इनकम में लिखा हुआ है 44,500। अब 4500 और आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 4500, तो टोटल सब्सक्रिप्शन मेरा बाहर बचेगा 49,000। 44,500 पहले से लिखा हुआ था, प्लस आउटस्टैंडिंग 4500, हम आउटस्टैंडिंग ऐड करते तो मैंने ऐड कर दिया। अब टोटल सब्सक्रिप्शन मेरा करंट ईयर का हो गया 49,000 टू द आउटर कॉलम। 44,500 ऑलरेडी हमें मिल चुका है, 4500 इस साल का और मिलना बाकी है, तो इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन इज 49,000। इज इट क्लियर। इसका अगेन नो नीड ऑफ अ सेकंड इफेक्ट क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं ऑन दी एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या कहा है उन्होंने, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹1,000। तो रेंट हमने कहाँ लिखा हुआ है, रेंट हमने एक्सपेंडिचर में लिखा हुआ है। ऑलरेडी हमारे पास रेंट में
एक एडजस्टमेंट थी इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट, वो हमने सॉल्व करके लिखा है कि रेंट की एंट्रीज कैसे दिख रही है सबकी 5000 माइनस 17-18 का 2000, 3000 नीचे बचे हैं। अब उसमें हम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं नीचे लिखूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 1000, तो टोटल मेरा रेंट बाहर बचेगा 4000। इज इट क्लियर? तो मैंने एडजस्टमेंट के हिसाब से क्या किया, आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल रेंट मेरा आउटर कॉलम में हो गया 4000। अगेन नो नीड ऑफ अ सेकंड इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है। चलते हैं ऑन द थर्ड एडजस्टमेंट, एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एंट्रेंस फीस ऑलरेडी हम इनकम में लिख चुके हैं, तो फिर से इसके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। सिंपली आगे बढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 4। तो एडजस्टमेंट 4 उन्होंने कहा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2018 इज 6000 एंड 31 मार्च 2019 इज 14000। तो स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब क्या, अगर आप कोई भी गेम खेलते हो या कोई भी स्पोर्ट्स जब आप खेलते हो ग्राउंड पे, यू नीड सर्टन मटेरियल टू प्ले दैट स्पोर्ट्स। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल, वो बॉल इज योर स्पोर्ट्स मटेरियल, है कि नहीं। आप जो कपड़े पहनते हो जिसे आप जर्सी कहते हो, तो दैट जर्सी इज नथिंग बट स्पोर्ट्स मटेरियल। यू आर नॉट गोइंग टू वेयर सेम जर्सी फॉर 3, 4, 5 ईयर्स, है कि नहीं, अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो ग्लव्स है, बैट है, स्टम्प्स है, इवन योर क्रिकेटिंग बॉल है, ये सारे आपके स्पोर्ट्स मटेरियल है। यू आर नॉट गोइंग टू बाय इट वंस एंड यूज इट फॉर एवर, है कि नहीं। तो स्पोर्ट्स मटेरियल इज नथिंग बट आपका खर्च, इसे आपको बार बार खरीदना पड़ता है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल इज आर एक्सपेंडिचर। तो ऑलरेडी मैंने एक्सपेंडिचर में स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा था, 40,000 इन कॉलम में लिखा है। अब एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं कि पिछले साल का 6000 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास बचा है, मतलब लास्ट ईयर आपने जो स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा था उसमें से 6000 का मटेरियल आपके पास बचा हुआ है। तो जो पिछले साल का बचा हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल वो मैं फेंक दूंगा क्या, नहीं, मैं उसे इस साल यूज करूंगा, है कि नहीं। तो पिछले साल का बचा हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल मैं इस साल के स्पोर्ट्स मटेरियल में ऐड करूंगा। मैं इसमें लिखूंगा प्लस ओपनिंग स्टॉक, इट इज ओपनिंग स्टॉक, नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का बचा हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसमें ओपनिंग स्टॉक, तो मैं इसे ऐड करूंगा प्लस ओपनिंग स्टॉक 6000। तो 40 प्लस 6, अब मेरे टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल कितने हुए, 46। अब उसी एडजस्टमेंट में कहा है कि 14,000 के स्पोर्ट्स मटेरियल एट द एंड 31 मार्च 2019 को बाकी बचे, यानी कि 14,000 के स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे पास अभी भी बाकी है। मेरे टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिख रहा है, मेरा टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल दिख रहा है 46,000। अब इस 46,000 में से 14,000 के अभी भी बाकी है जो मैं अगले साल यूज करूंगा, तो उसे मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 14,000, तो टोटल 32 बाहर बचेगा। इसका मतलब है मैंने इस साल 32,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया, यानी कि स्पोर्ट्स खेलते वक्त मैंने यूज कर दिया, या 32,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल मेरा इस साल यूज होके खत्म हुआ, राइट। मतलब ये मेरे पास बाकी नहीं है। मैंने 40,000 का खरीदा, 6,000 का मेरे पास पहले से ही था, तो मेरे पास टोटल मटेरियल बना 46। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 14,000 का बाकी है जो मैं अगले साल के लिए यूज करूंगा, तो वो मैं खर्चे में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मतलब मैंने टोटल कितना खर्चा किया स्पोर्ट्स मटेरियल पे इस साल, 32,000, या 32,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल मेरा कंज्यूम हो गया। या आपने जब स्पोर्ट्स खेला ग्राउंड पे तो 32,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, राइट। तो इसलिए 32,000 खर्चे में दिख रहा है। जो 14,000 है वो अगले साल बचेगा, वो अगले साल में यूज करूंगा। इज इट क्लियर, राइट। तो यहां पर हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। एक एक करके मतलब हमारे पास केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो उसे फटाफट क्लोज करते, देखते फायदा है या नुकसान है। तो लेट्स क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं पहले क्या करूंगा, इनकम की टोटल करूंगा। इनकम में 3 एंट्रीज है, उसकी टोटल आ रही है 57,600। एक्सपेंडिचर में जितनी एंट्रीज है उनकी टोटल आ रही है 51,700। फिर से इनकम इज ग्रेटर, तो मैं टोटल में 57,600 दोनों तरफ लिखूंगा। अब 57,600 माइनस 51,700, डिफरेंस इज 5,900, तो मैं एक्सपेंडिचर साइड में डिफरेंस लिखूंगा 5,900, जिसे मैं कहूंगा टू सरप्लस, ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। दिस इज नथिंग बट सरप्लस, यानी कि इस एनपीसी का फायदा है। आगे क्या होगा इस सरप्लस का, तो कैपिटल फंड में ऐड होगा इन बैलेंस शीट, पर यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा था, तो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, सारे आइटम्स को पोस्ट किया, एडजस्टमेंट सॉल्व किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करके सरप्लस फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया आंसर, तो मुझे इसे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सरप्लस आ गया, खत्म। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हुआ, या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हुआ। अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल में से
एग्जाम्पल नंबर 8, राइट। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग उस क्वेश्चन में आ जाओ, फॉर्मेट रेडी करो। उन्होंने क्या बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उस हिसाब से फॉर्मेट रेडी करो, फिर हम उसे डिस्कस करके सॉल्व करते हैं, राइट।